नमस्कार, खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। चार धाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में अभी तक सरकार के पास कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है। अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के पास आता है तो उसकी गंभीरता से समझा जाएगा उसको और उसका अध्ययन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा से जुड़े सभी धारकों, संबंधित विभागों और मंत्रियों से चर्चा के बाद ही इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि सरकार धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं का सम्मान करते हुए कानून के दायरे में रहकर ही कोई फैसला लेगी। बद्री केदार मंदिर ने क्या फैसला लिया है अभी पूरी तरह से सरकार के पास नहीं आया है, लेकिन हम लोग एक्ट को देखेंगे। सरकार की जो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स और बद्री केदार मंदिर समिति और हमारे तीर्थ पुरोहित और जो एक्ट हैं पहले से मान्यताएं हैं, उन सबका अध्ययन करेंगे। उसके बाद उस पर जो है आगे बढ़ेंगे। गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में चल रहे बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि बीते दिन सदन की कार्रवाई देर रात तक चली और उत्तराखंड से जुड़े कई अहम मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि राज्य से जुड़े विषयों पर समाधान निकालने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। जो है 2 दिन सत्र अच्छा चला है। कल भी 11 बजे रात तक डिस्कशन हुए हैं। उत्तराखंड के ज्वलन मुद्दों पर भी डिस्कशन हुआ। पक्ष विपक्ष के बीच में जो समाधान कैसे हो सकता है उत्तराखंड के जो ज्वलन मुद्दे हैं उस पर चर्चाएं हुई हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पर्यटन मंत्री के बयान की निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंडियों के गैरसैंण को स्थायी राजधानी के रूप में देखने के सपने को पर्यटन मंत्री ने कुठाराघात किया है और उत्तराखंड की जन भावनाओं का अपमान भी किया। गैरसैंण की करोड़ों रुपए की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने की सरकार की मंशा है। दरअसल पर्यटन मंत्री ने कहा था कि गैरसैंण के तमाम भवनों का इस्तेमाल आगामी दिनों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाए। कांग्रेस का विचार ये था कि यहाँ राजधानी बने और भाजपा का विचार वो है कि जो वो अब कह रहे हैं, जो उन्होंने पहले साथ दिया वो कांग्रेस का विचार था, क्योंकि तब वो कांग्रेस में थे और अब चूंकि वो भाजपा में है इसलिए वो भाजपा के विचार से ओतप्रोत है कि यहाँ पर जो है पर्यटन गतिविधि और कॉरपोरेट डेस्टिनेशन के रूप में इसको विकसित किया जाना चाहिए। हम उत्तराखंड के लोग उनके इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं हैं और मैं चाहता हूँ कि आज सदन में जो भी विधायक गण उत्तराखंड से लगाव रखते हैं उन सबको ये बात कहनी चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर स्पष्टीकरण दें कि क्या सरकार की चुपचाप कोई नीति, चुपचाप कोई साजिश चल रही है कि इसको भी किसी के हवाले कर दिया जाए। गैरसैंण हमारे एक सपनों का आधार है। हम उस आधार पर सपने देखते हैं, खुशहाली के सपने देखते हैं। प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के सपने हम गैरसैंण के रास्ते देखते हैं। इसलिए सरकार इस प्रकार की छेड़छाड़ न करे और इस बात को यहीं विराम देने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि आज सदन में मुख्यमंत्री इस पर स्पष्टीकरण दें और सभी माननीय विधायक मुख्यमंत्री को इस पर स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य करें। उत्तराखंड बजट सत्र के तीसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। बजट पर विपक्ष ने सरकार को घेरा तो वहीं बीजेपी ने बजट को ऐतिहासिक करार दिया। बीजेपी विधायक आशा नोटियाल ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत के दौरान कहा कि ये बजट महिला सशक्तिकरण, युवाओं के रोजगार और पर्यटन की दृष्टि के लिए खास है। बीजेपी विधायक आशा नोटियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, क्योंकि बजट सदन में आया, पेश हुआ, किस रूप में आप देखते हैं बजट को लेकर, क्या कहेंगे सबसे पहले आप उत्तराखंड के लिहाज से? देखिए, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड की संपूर्ण जनता को, महिला को, युवा को, वृद्ध को, सबको ध्यान में रखते हुए इस बजट को सदन में पेश किया है और निश्चित तौर पर इस बजट में महिला सशक्तिकरण की दिशा में, पर्यटन की दिशा में, युवाओं को रोजगार की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जी, क्योंकि मैम जिस क्षेत्र से आप आते हैं केदारनाथ से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं। आपने केदारनाथ को लेकर भी, मार्ग को लेकर के भी बात रखी सदन में। किस तरह की बात थी और क्या कुछ बात आई सामने? देखिए, मेरा एक सवाल था कि जिस तरह से वहाँ पर यात्रा काल में बरसात के समय में पत्थरों को गिरने के कारण कई हमारे घोड़े खच्चर काल के ग्रास हो जाते हैं, कई लोग चोटिल हो जाते हैं, कई यात्रियों पे चोट लगने
के कारण वो अपनी जानें गंवा देते हैं। तो उसमें मेरा एक सवाल था कि जो पैदल मार्ग है उसको क्या एलिवेटेड बनाया जाएगा ताकि हम उन पैदल यात्रियों की, घोड़े खच्चरों की सुरक्षा कर पाएँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा-सा मिसप्रिंट होने के कारण वो पैदल रोड के उसमें आ गया था, तो उसमें वो सही से जवाब नहीं आ पाया। और उसपे क्योंकि सवालों का एक निश्चित समय होता है, जी 12:15 बजे तक, 12:20 तक ही सवाल हम पूछ सकते हैं। तो उसमें समय भी ज़्यादा हो गया था, 11 क्वेश्चनों पे ही चर्चा हो पाई, उससे आगे चर्चा भी नहीं हो पाई थी। जी। चार धाम यात्रा क्योंकि जल्दी मैम शुरू होने वाली है और ऐसे में तीर्थयात्री भी पहुंचेंगे, किस तरह की सुविधाएं हो सकती हैं? हालांकि आपने आज खेल स्टेडियम को लेकर भी सवाल उठाए क्योंकि आप भी चाहते हैं कि युवा बढ़े आगे खेले। जी, जी, जी। क्योंकि आज के समय में खेल बहुत ज़रूरी हैं और बच्चे के अगर हम मानसिक, शारीरिक विकास चाहते हैं, तो खेलना बहुत ज़रूरी है। तो निश्चित तौर पर मैंने सवाल उठाया था, मेरे यहाँ पर एक अगस्त्यमुनि में स्टेडियम बन रहा है, तो उसमें स्थानीय कुछ लोगों का विरोध भी है, लेकिन मैंने सवाल उठाया था कि उस पे अभी तक कितना व्यय हो चुका है, वो कितने की स्वीकृति है, तो उस पे मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा जवाब दिया गया है। चार धाम यात्रा के लिए मैम क्या कुछ तैयारियां रही हैं, कुछ बताएं आप। देखिए, तैयारियां लगातार हो रही हैं। कई बैठकें हमारे राज्य स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हो गई हैं, जिसमें हमारे गढ़वाल कमिश्नर और सभी अधिकारियों के साथ चर्चा वार्ता हुई। वो वहाँ के व्यवसायों के साथ भी चर्चा हुई है और उनके महत्वपूर्ण सुझाव उनको मिले हैं और हम लोगों ने भी जिले में 2 दौर की बैठकें कर ली। एक जिला स्तर पे की थी, एक तहसील स्तर पे की है और सभी जितने भी व्यवसायी केदारनाथ धाम में अपनी सेवा देते हैं, उन सभी से चर्चा की गई। उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं, महत्वपूर्ण सुझाव, और उन सुझावों के अनुरूप निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं और ज़रूर इस वर्ष अच्छी यात्रा होगी, लोगों को सुविधा मिलेगी और जितने भी लोग उस यात्रा से जुड़े हुए व्यवसायी हैं, घोड़ा खच्चर मालिक हैं, डंडी कंडी वाले हैं, छोटी दुकानों वाले हैं, होटल व्यवसायी हैं, सब लोग कहीं न कहीं उस यात्रा को सफल बनाने के लिए अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह से रहेगा। जी, धन्यवाद मैम हमसे बातचीत करने के लिए। आशा नोटियाल जी हमारे साथ थे जो कि बता रहे थे कि किस तरह की चारधाम यात्रा की तैयारियां गतिमान है। हॉर्नबिल टीवी के लिए गैरसैंण से विशाल गर्ग। बीजेपी विधायक आशा नोटियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम क्योंकि भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्रेया लाइफ साइंसेज नाम की कंपनी में लेबर ने जमकर हंगामा किया। उसने कंपनी प्रबंधन पर कई आरोप लगाए हैं। बता दें कि श्रेया लाइफ साइंसेज नाम की कंपनी मानकों के अनुरूप सरकार की ओर से तय न्यूनतम वेतन न देने पर पिछले महीने 6 फरवरी को लेबर ने कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत करवा दिया, लेकिन श्रमिकों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने सरकारी तय मजदूरी न देकर बहुत कम पैसे दिए हैं। महिला श्रमिकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें 2 बार से ज़्यादा शौचालय नहीं जाने दिया जाता। साथ ही आरोप लगाया कि ठेकेदार उन्हें चाय कॉफ़ी पीने के बहाने अपने साथ बुलाता है, जिससे वो असहज महसूस करती हैं। जी, हमें ना शौचालय नहीं जाने देते, गेट पास नहीं देते, परेशान करते हैं। और जो पुरानी मेन पावर है उन्हें बोल रखा है कि इन्हें परेशान करो और ये अपने आप ही गाली वगैरह देते हैं और हमें निकाल दिया है कंपनी से बाहर। और सैलरी मिनिमम नहीं देते? नहीं, सैलरी भी अगर ये दे रहे थे तो मतलब पुराना हिसाब देते तो 10 का हिसाब दिया ना और बोला खता 13,000 का हिसाब देंगे, तो इन्होंने फिर भी 10,000 का हिसाब दिया। अब बताओ, हम अगर हम ना एडमिन के सामने खड़े हुए तो हमें बोला गया कि तुम ज्यादा बोलते हो और तुम्हारे लिए फायदा रहेगा, तुम कम बोला करो। सर 6 तारीख में धरना धरा था हमने, 6 दिन तक लगातार हमारा धरना रहा, लेकिन इन्होंने हमारी मांगे पूरी कर दी थी, लिखित में दी थी और लिखित में देने के बाद फिर हम आराम से सब ईमानदारी से काम कर रहे थे। कंपनी में दिक्कत किस तरीके की? कंपनी में दिक्कत ये थी कि पैसे को लेकर ज्यादा दिक्कत हो रही थी और हमने इसके लिए आवाज उठाई और जब हमने आज आवाज उठाई तो हमें क्या करा, इन्होंने एक करके निकाल दिया और फिर कल मेरे पति को भी इन्होंने निकाल दिया। तो मैंने फिर इनसे पूछा, लंच में हमें पता चला कि आदेश जी को क्यों निकाला गया, तो फिर हमने इनसे बात करी तो इन्होंने कंपनी ने बोला
कि जिसे कंपनी चाहेगी उसे रखेगी। हम इनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि हम 5 साल हो गए हम दोनों यहाँ काम कर रहे थे, उससे पहले इन्होंने हमें क्यों नहीं निकाला। साथ ही मैं कहना चाहूंगा सरकार कुछ नहीं है, वो कहते हैं कि अपने मुंह मिट्टी। सरकार तो कह रही है कि हमने ये लागू नियम कर दिया है, हम 26,000 देने वाले हैं। अरे भाई जो पहले नियम बना रखा आपने 12,539 उसको तो लागू दो। यहाँ धरातल पे देखो आपको 6,000 18,000 रुपए में 10 घंटे काम करा रहे हैं यहाँ पे लेबर को। साथियों मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कंपनी में क्या हुआ, इन्होंने धरना करके यहाँ पे पैसे लागू हुए थे सरकार की तरफ से, तो इन्होंने क्या किया कि इनको एक करके बाहर निकाल रहे हैं लेबर को यहाँ पे। और लेबर की समस्या है कि हमें शौचालय जाने नहीं देते, एक बार शौचालय दो जाने के लिए बोलते हैं। इनकी अलग समस्या है, अगर कोई आदमी बोलता है कि आवाज उठाने के लिए उसको कमरे से बाहर निकाल देते हैं, तो इनकी समस्या है, इसलिए यहाँ पे कंपनी में ये लोग इकट्ठा हुए। ये श्रेया लाइफ साइंस कंपनी है और पिछले महीने लगभग 6 दिन तक हमारा धरना चलता रहा बाहर बैठ के शांतिपूर्वक कि भाई हमारे पैसे नहीं बढ़ाए जा रहे थे। और उसको 6 दिन के बाद सहमति पत्र बना और सारी मांगे जो थी हमारी 10-12 मांगे थी वो मान ली गई थी। हमारी सैलरी बढ़ना, ओवर टाइम डबल देना, ये सब कुछ उन्होंने कंपनी के HR HOD और ठेकेदार सबने साइन करे, मोहर करी कंपनी की। और फिर धीरे धीरे इन्होंने कुछ को निकालते रहे 10-15 जने निकाल दिए। फिर हम इकट्ठा होकर पूछ रहे थे कि हमारी सैलरी जब आई तो सैलरी वही पुराने रेट से आई। कंपनी के जो मैनेजर हैं वो तानाशाही पे आ गए, जो उन्होंने सहमति बनाई उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, वेतन नहीं बढ़ाया, ऊपर से वो शोषण करने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं। तो उसको लेकर के इन्होंने 40-50 जो मजदूरों को निकाला है, अब वो सारे के सारे यहाँ रोड पे खड़े हैं। और कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्टर है मिस्टर विश्वनाथ, वो महिलाओं को अकेले में बुला के ये बोलता है कि तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलो, मेरे कमरे पे रह लो, उनका शोषण करने की कोशिश करता है, उनके साथ छेड़छाड़ करता है। मैनेजर अगर हमारे जैसे लोग मजदूरों की आवाज उठाते हैं तो उनको धर्म बदलवाने वाला कहता है, उनको पैसा उगवाने वाला बोलता है। ऐसे लोगों ने जो मजदूरों का शोषण करने की कोशिश की और तरीके ढूंढ रहे हैं, इससे अब मजदूर आक्रोशित हो रहे हैं। हम आज कंपनी के मैनेजर के और जिन्होंने वादा खिलाफी की और वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने जो महिलाओं के साथ बदसलूकी छेड़छाड़ की कोशिश की और जो ये जाति सूचक नाम ले लेकर के महिलाओं को जो शोषण करते हैं, उन सबके खिलाफ FIR करेंगे। अगर कंपनी मजदूरों को अंदर नहीं लेना चाहती, हम जाना भी नहीं चाहते हमारे मजदूर, वो पूरा उनका जो नियम अनुसार 3 महीने की अग्रिम सैलरी और पिछली वेतन कटौती के साथ साथ जो नियम अनुसार बैठता है वो सारा वापस लेंगे, तब यहाँ से जाएंगे। अभी हम इनके खिलाफ में कोर्ट में थाने में जाके FIR लिखवाने वाले हैं। जब तक ये अब मानेंगे नहीं, अब इनको छोड़ेंगे नहीं। ये पिछले महीने का कुछ ये विवाद था कॉन्ट्रैक्टर और वर्कर के बीच का, वो तत्कालिक रूप से उसी समय सुलझा लिया गया था और सभी वर्करों को कॉन्ट्रैक्टर ने काम पे वापस भी ले लिया था। अभी कल भी कुछ जानकारी में आया कि कुछ जो वर्कर है वो काम करने से इनकार करते हैं और अपना सही समय पे और सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं, लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। जो कंपनी के वर्कर है उन्हीं को परेशान कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल के। तो उसी के अनुसार उनको कल बताया भी गया, समझाया भी गया और फिर उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया, जिससे कि हमें जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में जो बेचते हैं उसकी भी काफ़ी हानि हुई है, काफ़ी लॉस भी। वो पति पत्नी जो है, शायद आप मैं समझ पा रहा हूँ कि इनकी बात कर रहे हैं, उनको टारगेट करने का कोई कारण नहीं है। वही लोगों को भड़का रहे हैं और दुनिया भर की बातें बरगला रहे हैं, लाइन पर से काम छोड़ के रुकवा रहे हैं, काम करने नहीं है, आराम से बैठे हैं। तो इस तरह के लोगों को कैसे टॉलरेट किया जाएगा। ज्योतिर्मठ के ढाक क्षेत्र में चल रही इको टूरिज्म ट्रेनिंग फॉर माउंटेन्स गाइड्स के दूसरे दिन प्रशिक्षुओं ने करची फॉरेस्ट टेल में बर्ड वॉचिंग के गुर सीखे। इसके इको टूरिज्म प्रशिक्षण शिविर में इंडिया हाइक और बर्ड वॉचिंग क्लब औली की ओर से क्षेत्र के युवाओं को इको टूरिज्म नेचर गाइड की ट्रेनिंग दी जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम राहुल सिंह है और मैंने इको टूरिज्म की तरफ से बर्ड वॉचिंग और नंदा देवी बायोस्फीयर में इसकी वो किया ट्रेनिंग किया आज। और फॉरेस्ट की तरफ से मैं ये ट्रेनिंग करवाया गया, जिसके लिए मैं फॉरेस्ट का धन्यवाद करता हूँ। और हमें इससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली और किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की प्रजातियों की पक्षी हमारे यहाँ हैं, पहली बार हमें ये जानने को मिला है। मैं इको टूरिज्म का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी को मेरा नाम रिया है और मैं नंदा देवी नेशनल पार्क से ट्रेनिंग में आई हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा, यहाँ आकर बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को।
हरिद्वार के सिरकुल थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ा सत्यापन अभियान चलाते हुए कई इलाकों में एक साथ कार्रवाई की। इस अभियान के दौरान 407 लोगों का सत्यापन किया गया और किराएदार सत्यापन नहीं कराने वाले 50 मकान मालिकों पर पुलिस का शिकंजा कसते हुए 5 लाख रुपए के चालान काटे गए। इसके अलावा सत्यापन के दौरान बिना वैध दस्तावेज के मिले 20 लोगों को चिन्हित कर पूछताछ शुरू की गई है। मसूरी के करीब 20 किलोमीटर दूर टिहरी के नौथा गांव में प्राकृतिक स्रोत और नहरों में गिर रहे सीवरेज के पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण परेशान हैं, लेकिन संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। नौथा गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। ग्रामीणों ने साफ किया कि अगर जल्द ही प्राकृतिक स्रोत में आ रहे गंदे पानी को नहीं रोका गया तो वे उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। हाँ, आप देख ही रहे, वैसे आप बिल्कुल 0 पॉइंट पे नौथा पे आए हैं, तो आप देख ही रहे यहाँ की स्थिति। यहाँ लगभग 2-3 साल से जो है काफ़ी परेशानी हो रही सर हम लोगों को। यहाँ पे जो भी ऊपर वो सेफ्टी टैंक अभी मसूरी नगर पालिका बना है, उसका जो मतलब ओवरफ्लो का पानी होता है वो डायरेक्ट नीचे नाले में डाल देते हैं, तो उसके नीचे ही हमारा गाँव है। तो वो पानी हमारे जो गाँव के खेतों में गाय बकरियाँ और बर्तन और कपड़े वपड़े धोने के महिलाओं के काम में आता है। तो इससे जो है काफ़ी दिक्कतें आ रही है सर, लोग बीमार भी हो रहे हैं। और खेतों में भी जैसे सब्जियां बो रखी है या कुछ भी फसल है, जो पानी गंदा पानी आ रहा है हमारे यहाँ गांव में आ रहा है। हमारे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को पता नहीं रहता, आते हैं वो पानी पी जाते हैं। अब बड़े तो थोड़ा समझदार होते हैं कि चलो नहीं पियेंगे, नल का पानी पियेंगे। बच्चे लोग क्या जाते हैं, वो तो आते हैं पी लेते हैं पानी, तो बीमारी फैल गई पूरे गाँव में। बच्चों को हर तीसरे दिन चौथे दिन मसूरी ले जाओ, मसूरी इलाज में देहरादून ले जाओ। इतने फालतू पैसे तो हमारे पास है नहीं जी, जो हम इतना इलाज कराते रहेंगे। आज 4 साल हो गए, 4 साल से ज्यादा हो रहा जी ये, पहले तो कम था, अब 4 साल से बहुत ज्यादा हो रहा। अब तो और ज्यादा हो गया। हाँ ज्यादा हो गया अब, टैंक क्योंकि भर गया वो। अब वो खोल देते हैं, हर बस शाम को 8 बजते हैं खोल देते हैं रात को। कल तो दिन में खोल दिया था जी, दिन में जब यहाँ काम कर रहे थे। बहुत हो रखी, जैसे हम सब्जी लगा रखी, सब्जी भी नहीं खा सकते हम। धनिया लगा रखा, प्याज लगा रहा, टमाटर लगाया, हम वो मटर लगाया, सारे उसकी जो सत्यानाश होगी सारे खेती में हमारे। पानी हमारे यहाँ इतना कोई सुनता नहीं, हमारी कोई सरकार। और यहाँ बीमारी फैलने के लिए पशु हमारे मर रहे, सब कुछ हो रहा, नुकसान हो रहा है हमारा बहुत हो रहा। और हम क्यारियों में जाते चमक तो हमारे हाथ पूरे सड़ जाते हैं। तो क्या अब क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम ये सोच रहे कि जो हमारी सुनेंगे हम उनके तरफ जाएंगे। और क्या इस बार चुनाव 2027 नहीं देंगे हम, किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं, घुसने भी देंगे हम। जो हमारी नहीं सुनी किसी की, तो हम क्यों सुन किसी की दूसरे की। आजकल हमने मटर लगाए थे, तो हमने सारे खराब हो गए, तो हम क्या खाएंगे हम लोग। आज से नहीं 5-7 साल हो गए हैं, और 5-7 साल से लगातार जो हम इनको इस सूचना को भेजते रहते हैं। तो जब अब अंतिम समय है इसका, बहुत परेशान है, पशु हमारे बीमार है, मनुष्य बीमार है, खेतों में साग सब्जी जो भी अनाज बोते हैं उसको सही रूप में हम घर नहीं ले जा पा रहे। कुछ सड़ रहा है, कुछ गंदगी में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है खेतों में। तो ये बहुत सारी समस्या है। अब लास्ट क्या कर सकते हैं, सरकार के साथ लड़ तो हम सकते नहीं है साहब, क्योंकि जब सरकार हमारी सुनती नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते सरकार का। तो समय से क्या बताए, ऊपर से टट्टी का पानी आता है, सारा हमारे खेतों में जाता है। फिर धनिया लहसुन मटर हमारे सब खत्म हो गए। हमारे बच्चे गाय पशु इधर आते हैं, फिर पानी पीते हैं, वो दूध निकालते हैं, हम बच्चों पीते हैं, छोटा छोटा बच्चे, वो बच्चे भी बीमार हो रहे, सब कुछ बीमार हो रहे। हमारे पूरी फसल जब धान लगाते हैं तो हमारे पूरे पैर सड़ जाते हैं, हमारे पैर बिल्कुल गंदे हो जाते हैं। आजकल हमने पत्थर निकाला कल, और हमारे पूरे कपड़ों में भी बदबू, हमारे हाथों में बदबू, मुंह पर भी बदबू। और क्या मानते हैं, जैसे तरीके से कर्मचारी सुन नहीं रहे हैं, तो अब क्या चुनाव आने हम उनको वोट नहीं देंगे, हम खाली भेजेंगे इधर से, हम वोट नहीं देंगे बिल्कुल नहीं। जब हमारे सुनते नहीं तो हम भी नहीं सुनेंगे उनकी, बस सीधी जो बात है। बहिष्कार करेंगे। हाँ बहिष्कार करेंगे, उनको जो हमारी सुनेंगे उनको हम वोट देंगे। अब आते हैं, बोल लेते हैं, चले जाते हैं, कोई बात करने के राजी नहीं है कि इनको भी परेशानी हो रही है, कि कुछ खेतों में इनके भी जो गाय पशु सब खत्म हो रहे, बकरी जो भी आ रहे वो भी सब खत्म हो रहे, पीते पानी, और किसी को पेचिस लगते, किसी को उल्टे होते, बच्चों को भी सब बीमार हो जाते हैं। तो बड़ धन्यवाद है जो हमें इसको
वो गंदे कह रहा बस। टेम्प्रेरी सॉल्यूशन तो ये है कि मतलब हम वहाँ सोकपिट बनवा रहे हैं और सोकपिट बहुत जल्द बन जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर बन जाएगा और उसके बाद सोकपिट में चला जाएगा पानी, तो लोगों को परेशानी जो हो रही है वो नहीं होगी। और उसके बाद जो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए है तो उसके लिए हम एक एस्टीमेट शासन को भेज रखे हैं, लगभग 78 लाख की एस्टीमेट है, जो कि अगर हमें पैसे मिल जाते हैं तो वो काम हो जाएगा, जिससे मीन्स की वो जो नहर है वहाँ पे वो वहाँ से हटकर कहीं दूर गांव के नीचे चला जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। फिर नहीं कह सकते हैं आप, लेकिन ये तो कभी कभी होता है, लेकिन ऐसा आप कह सकते हैं कि उसकी एसटीपी चला रहे मीन्स कि उसका अगर ठीक से नहीं चला है तो गंदा पानी छोड़ दिया, उससे दिक्कत आती है। एक्शन ले रहे हैं कि जो चला रहा है उसे हटा रहे हैं हम, हाँ, और किसी नए कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नैनीताल स्थित राज्य अतिथि गृह सभागार में महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आयोग के समक्ष कुल 8 प्रकरण प्राप्त हुए। इन शिकायतों में मुख्य रूप से घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, संपत्ति विवाद, सोशल मीडिया के जरिए प्रताड़ित किया जाना, घरेलू उत्पीड़न के संबंधित मामले उठाए गए, जिसमें पीड़ित महिलाओं की ओर से अपना पक्ष आयोग के समक्ष रखा गया, जिसमें अधिकांश मामले पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली से संबंधित थे। हमारे जो महिला आयोग ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में जन सुनवाई कार्यक्रम रखा था। इसमें बहुत सी समस्याओं का निराकरण हुआ और इसमें बहुत सारी समस्याएं आई, जिसमें महिला का मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और पॉक्सो से लेकर संबंधित और बहुत सी संपत्ति विवाद से संबंधित और घरेलू हिंसा से संबंधित समस्याएं आई और उसका जो है महिला आयोग ने पुलिस प्रशासन से पूरी तरह से जांच करने के लिए कहा है और महिला आयोग जो है उसका पूरा तरह से निस्तारण करेगा। पुलिस तो अपना काम कर रही है, हमारा आयोग से पुलिस को हमारे कार्यालय से कागज जाएंगे और पुलिस उस काम को करेगी और वो कर भी रही है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रही है, हम जब उनको भेजते हैं तो वो करते हैं। ठीक है, देर सवेर चलता है लेकिन काम करती है पुलिस। आप लोग भी सब जानते हैं, पत्रकार लोग भी सब जानते हैं। लेकिन क्या है कि महिला आयोग अपना पूरा, यहाँ तक कि हम सब जो हमारी पूरी एक आयोग की पूरी संस्था है, जिसमें हम हमारे अध्यक्ष मैडम हैं, हमारी उपाध्यक्ष मैडम हैं, हमारी सब लोग मिल करके हम इस काम को उसमें लगे हुए हैं और ये काम हम कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ के उत्तराखंड की जितनी भी महिलाएं हैं उनकी जितनी भी शिकायतें हैं, चाहे वो आर्थिक हों, चाहे वो शारीरिक हों, चाहे वो मानसिक हों, चाहे कुछ भी हो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको पूरे के पूरे उनको, ताकि वो पूरा सॉल्व हो जाए एक, और वो निश्चिंत रहें इस चीज़ से कि आयोग इस बात को, हमारी बातों को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। आयोग उनकी बातों को सुन रहा है, इसीलिए आयोग ने आज इतनी बड़ी जन सुनवाई का ये काम करा है और आयोग सुन रहा है और आगे जाके भी ये जो जितनी भी हमने सुनवाई सुनी है वो करी है, आगे जाके हम उसकी भी पूरी करके विवेचना करके भेजेंगे, चाहे हम पुलिस को भी भेजें, चाहे हम न्यायालय को भेजें, चाहे किसी को भी भेजेंगे और उस आगे की कार्रवाई को करेंगे। हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र में दुकान पर खरीदारी के दौरान विवाद हो गया, जहां युवक और दुकानदार के बीच कहासुनी के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। दोनों पक्षों के लोगों के बीच जमकर हाथापाई हुई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 6 हुड़दंगियों को हिरासत में लिया। और चलिए फिलहाल खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी हम जानकारियों के लिए बने रहिए हॉर्नबिल टीवी के साथ। नमस्कार।